हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 जून और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्रियाटिक सी को। एड्रियाटिक सी को अगर हम देखें तो मेडिटेरियन सी का नॉर्दर्न मोस्ट आर्म के रूप में एड्रियाटिक सी फैला हुआ है। एड्रियाटिक सी जो है वो इटालियन पेनिनसुला और बाल्कन को आपस में सेपरेट करने का काम करता है। ये इटालियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला एक ऐसे लैंडफॉर्म को बोला जाता है, वो लैंड एरिया जो थ्री साइड से, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो ये है इटालियन पेनिनसुला और ये जो कंट्रीज़ है यूरोपियन कंट्रीज़, इनको बोला जाता है बाल्कन्स। तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है एड्रियाटिक सी। यहाँ पर ये एड्रियाटिक सी फैला हुआ है। अब एड्रियाटिक सी के साथ में कौन कौन सी कंट्री अपनी बॉर्डर शेयर करती है, उन सब के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस एरिया में इटली है, यहाँ पर स्लोवेनिया है, ये क्रोएशिया है, इसके बाद में बोस्निया एंड हेर्जेगोविना। इसके नीचे अगर हम थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पर है मोंटेनिग्रो, ये है अल्बानिया और ये है ग्रीस। ये जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं एड्रियाटिक सी के साथ में। अब हमने क्यों बोला, क्यों हमने बॉर्डर कंट्रीज़ के जो नाम है उसके ऊपर जोर दिया, क्योंकि 2019 का में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक तरफ सी का नाम दे दिया जाता है और एक तरफ बॉर्डर जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं और पेयर को आपस में कंपैरिजन करने के लिए बोला जाता है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है। तो देखो, अगर आपको सी और उसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उनके नाम याद हैं तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अभी हमने एड्रियाटिक सी का मैप देखा, उसके बॉर्डर कंट्रीज़ में अल्बानिया का नाम था, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब ऐसा भी नहीं है आपको 2-3 कंट्रीज़ का नाम दे रखा है, एक कंट्री का नाम दे रखा है। मतलब जितने भी बॉर्डर एरियाज़ में कंट्रीज़ हैं उन सभी का नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाते हैं। अब ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब क्या है? दिखाने का मतलब ये है कि जब तक आप स्टडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके नहीं करेंगे तब तक आपकी स्टडी कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जब भी आप कोई टॉपिक स्टडी करें, मैप को स्टडी करें, तो आपको देखना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, उसी तरीके से आपको मैप को स्टडी करना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखो, प्रीलिम्स में, यूपीएससी में जब भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो या तो यूपीएससी क्वेश्चंस वहाँ से उठाता है जो काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, या फिर यूपीएससी के कुछ फेवरेट एरियाज़ हैं, जैसे कि जो मेडिटेरियन सी वाला जो एरिया है ना, वो आप देख लीजिए, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिराकर उस एरिया को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने यहाँ पर देखा एड्रियाटिक सी के बॉर्डर कंट्रीज़ में अल्बानिया का नाम है, तो फर्स्ट सही है। सेकंड है ब्लैक सी, ब्लैक सी में क्रोएशिया। अब आपने ब्लैक सी को नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आपने एड्रियाटिक सी का जब मैप देखा तो आपने देखा कि क्रोएशिया तो किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, एड्रियाटिक सी के साथ में। तो यहाँ पर ये है ब्लैक सी, तो ब्लैक सी तो क्रोएशिया के साथ में बॉर्डर शेयर कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत है। तो अगर आपने सेकंड ऑप्शन का पता लगा लिया एक ऑप्शन के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो हर में कॉमन है। तो अगर 2 गलत है तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। जैसे कि कैस्पियन सी का हमें पता है कि कजाकिस्तान उसके साथ बॉर्डर बनाता है, और मेडिटेरियन सी मोरक्को अपनी बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी के साथ में, और रेड सी के साथ में सीरिया अपनी बॉर्डर नहीं बनाता है। ये जो मैप को हमने देखा है इसके साथ में ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर मेडिटेरियन सी देखो, और ये है मोरक्को कंट्रीज़। मोरक्को जो कंट्री है वो मेडिटेरियन सी के साथ में अपने बॉर्डर शेयर करता है, सही बात है। और दूसरा जो सीरिया है वो यहाँ देखो मेडिटेरियन सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और रेड सी इस वाले एरिया में है। यहाँ पर है रेड सी, इस वाले एरिया में ये है रेड सी। तो यहाँ पर तो जो सीरिया है वो है ही नहीं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हो। अगर आपको एक भी पता है कि ब्लैक सी क्रोएशिया के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
तो देखो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में रखने हैं। अगर आप मेंस के लिए स्टडी करो, प्रीलिम्स के लिए स्टडी करो, किसी अदर एग्जाम्स के लिए स्टडी करो, जैसे बैंक पीओ के लिए कर रहे हो या एसएससी रेलवे कुछ किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, तो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके साथ होने चाहिए। उससे आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके से आपको किसी भी सब्जेक्ट को, स्टैटिक पोर्शन हो या करंट क्वेश्चन हो, उसको आपको स्टडी करना है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। द हिंदू में जो फर्स्ट न्यूज है वो यूपी से रिलेटेड है। यूपी में एक टाइग्रेस जो एक यूपी की फैक्ट्री में फंस गई थी, उसको वहाँ से निकाला गया है और दूधवा जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर उसको भेजा गया है। ठीक है, इस टाइग्रेस को। तो दूधवा टाइगर रिजर्व है वो आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपी में फैला हुआ है दूधवा टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको टाइगर भी देखने को मिलेंगे और राइनो भी देखने को मिलेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट न्यूज है, हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने कुछ बातें बोली है। जैसे एक तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक के दौरान भी इस तरीके से आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहे हो, न्यू बिल्डिंग बना रहे हो, न्यू पार्लियामेंट बना रहे हो। तो लोकसभा स्पीकर ने बोला है कि अगर देखो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से ये जो स्टेटमेंट है वो पास हो गया है तो इस पर किसी को रोक लगाने का अधिकार नहीं है। पहली बात। तो दूसरा क्या है कि हमारे इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगभग 15 से 16 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इस समय। तो वो अच्छे से उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा, उनको जो क्या क्या कंसर्न है वो उनको सोल्व ही नहीं कर पा रहा। तो क्या होना चाहिए कि जो भी असेंबली का जो एरिया है वो कम होना चाहिए, उसको कम करने की आवश्यकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंक्रीज करने की आवश्यकता है। और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्रीज होंगे तो ये जो प्रेजेंट टाइम में जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, वो उसमें इतनी सीट्स ही अवेलेबल नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सिटिंग आप करवा पाए। तो इसी के लिए न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग की आवश्यकता है और इसी नीड को कंप्लीट करने के लिए ये नई बिल्डिंग को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड की इन परेशानियों को देखते हुए जो पार्लियामेंट का जो नया सेशन होगा उसके बारे में बात की गई कि क्या वर्चुअल सेशन होना चाहिए। बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने लिखा है कि वर्चुअल सेशन होना चाहिए, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये बात बोली है कि जब जो फ्लोर था हाउस का उस समय किसी ने भी ये नहीं बोला था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज टू इंटरवीन इन हाई कोर्ट रूलिंग ऑन स्टूडेंट एक्टिविस्ट बेल। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कुछ स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बेल ग्रांट की है, उसमें हम कोई भी अपनी तरह से उसमें कोई भी इंटरवेन करने नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, सेल ऑफ इलीगल STBT कॉटन सीड डबल्स। देखो पिछले साल लगभग 30 लाख सीड कॉटन की जो पैकेट हैं वो बेचे गए और इस साल लगभग 75 लाख सीड पैकेट्स बेचे जा चुके हैं। क्यों? देखो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को इंडस्ट्री लॉबीज ने लिखा है कि इस तरीके से लोगों को इसकी आवश्यकता हो रही है, लेकिन अभी तक जो भी एक तरीके से जिसको अथॉरिटी है, जिसको अधिकार है, उन्होंने इसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। मतलब लीगल तरीके से जो हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन है उसके जो सीड्स हैं उनको मार्केट में बेचा जा रहा है, क्योंकि ये जो कॉटन के जो बीज हैं वो एक तरीके से आपके ऊपर, जब कॉटन आप उगाते हो, कॉटन का जो पेड़ आपने उगाया तो एक कॉमन पेस्ट होता है कॉटन बोलवर्म, वो काफ़ी इफेक्ट करता है, काफ़ी कॉटन को, जब कॉटन की क्रॉप उगाई जाती है तो उसको काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है उसमें काफ़ी कमी आती है। तो ये जो नए सीड बनाए गए हैं वो इस तरीके से तैयार किए गए हैं, STBT कॉटन वेरिएंट एड अनदर लेयर ऑफ मॉडिफिकेशन मेकिंग द प्लांट रेजिस्टेंट टू द हर्बिसाइड ग्लाइफोस्फेट बट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाई रेगुलेटर्स। ये प्रॉब्लम है कि रेगुलेटर्स ने इसको अप्रूव नहीं किया है, इसके ऊपर एक लेयर बनाई गई है, लेकिन ये जो ग्लाइफोस्फेट की जो लेयर बनाई गई है हो सकता है कि कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ये क्रिएट करे। ये हर्बिसाइड जो रेजिस्टेंट जो बनाया गया है इस प्लांट की वजह से जब पोलिनेशन हो तो बहुत सारी वजह से इसमें पोल्यूटेंट हो सकता है,
जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन स्पेशली महाराष्ट्र वाला रीजन और भी हमारे स्टेट हैं जहां पर इस सीड को इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है, कल्टीवेशन की जा रही है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारे रेगुलेटर्स हैं उनको अच्छे से काम करना चाहिए अगर इलीगल तरीके से किसी सीड को बेचा जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो एक मतलब एक पेंडेमिक क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करें ये जो भी नए सीड्स उगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि हमारे क्लाइमेट को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, तो इसके लिए अवेयरनेस होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो कोविड की थर्ड वेव के बारे में एक प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि लगभग अक्टूबर 2021 तक जो कोविड की थर्ड वेव है वो हिट कर सकती है, तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज है कोविड को लेकर के, देखो कुछ समय पहले आपने न्यूज़ देखी थी कि गंगा में कुछ डेड बॉडीज़ बह रही हैं, उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है, क्योंकि एक पिटीशन फाइल की गई थी और उसमें बोला गया था कि उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि डेड बॉडीज़ को अच्छे से क्रिमेटेड किया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि किसी के घर में किसी की डेथ होती है उसको उसका क्रिमेशन का जो वर्क है वो उसकी फैमिली का वर्क है, ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका वर्क है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को लेकर के आप स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दो, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको जिम्मेदारी खुद भी लेनी होंगी। नेक्स्ट न्यूज है कोविड-19 की जो टेस्ट हैं उनकी दर को बढ़ाया जाए और स्पेशली जो रूरल इंडिया है वहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट को एक तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव होने के बाद भी अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं। इसीलिए बहुत सारी जो लैब्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है और इसी को लेकर के CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने टाटा MD के साथ में एक टाइड अप किया है और इसमें जो टेस्टिंग कैपेसिटी है स्पेशली रूरल इंडिया में वहाँ पर बढ़ाने की काम किया गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो श्रीलंका में एक जो एनिमल है, ठीक है, श्रीलंका में अथॉरिटीज़ ने कोशिश की है कि इंडिया से हम हेल्प लेंगे, इंडिया से हम गाइडेंस लेंगे कि किस तरीके से जो एनिमल्स है वो कोविड-19 की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से अफेक्ट करें, उनको किस तरीके से ट्रीट करें, उनकी किस तरीके से हम एक सिक्योरिटी उनके लिए काम कर पाएँ। नेक्स्ट न्यूज, टर्की टू सिक्योर काबुल एयरपोर्ट। देखो टर्की काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कि जो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, उसको हम सेव करें, उसको सेफ्टी का जो वर्क है वो किसको दिया जाए, टर्की को दिया जाए। अब ये इशू सॉल्व हो गया है और जैसे USA की सेना वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, 11 सितंबर उन्होंने अपनी डेडलाइन घोषित की है कि 11 सितंबर तक वो अपनी टोटल जो भी उनकी आर्मी है अफगानिस्तान में उनको बाहर निकाल लेंगे। तो अब टर्की जो है वो काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर करने का काम करेगी। ये जो मीटिंग हुई जिसमें US ने अप्रूवल दिया है कि हाँ आप वहाँ पर सिक्योर कर सकते हो, उसमें देखो टर्की नाटो का मेंबर कंट्रीज़ है और उसने रशिया के साथ में S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात की है। तो इसके ऊपर जो परचेज किया है S-400 डिफेंस सिस्टम, उसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। एक बहुत ही बिटर डिस्प्यूट है ये कि जो नाटो एलीज हैं उनमें इस तरीके की टेंशन देखने को मिल रही है, लेकिन उस टॉपिक पर ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाई। सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की जो जिम्मेदारी है वो टर्की को दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है US ने डिक्लेयर किया है कि लगभग $3.2 बिलियन वो खर्च करेगा कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है उसको डेवलप करने के लिए। इसके अलावा ऐसे वायरसेस जो फ्यूचर में दोबारा से इस तरीके की पैंडेमिक क्रिएट कर सकते हैं, उन पैंडेमिक थ्रेट को निपटने के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, देखो अभी जो बाइडेन US के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में एक समिट होती है। तो इस समिट से क्या निकल करके आता है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देख पाते हो, ऐसा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अगर हम देखें, देखो US का अभी जो ज़्यादा फोकस है वो चाइना को लेकर के रहा है। जैसे अभी G7 की मीटिंग हुई, G7 की मीटिंग में भी चाइना जो
बहुत सारी जो कंट्रीज है G7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, मतलब G7 ग्रुप के जो कंट्रीज मेंबर हैं, US, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान, उन्होंने एक ऐसा कोशिश की कि चाइना में जो भी परेशानी हो रही है, चाइना जो भी इलीगल तरीके से वर्क कर रहा है, चाहे आप देख लो साउथ चाइना सी में एनक्रोच करने का वर्क कर रहा है, उसके आसपास के जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनको एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे इश्यूज़ को सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो चाइना को काउंटर करने की कोशिश की गई G7 की मीटिंग में भी, जैसे कि जिनजियांग जो रीजन है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, उइगुर्स के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हांगकांग में कुछ क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, ताइवान में कुछ टेंशन्स इंक्रीज हो रही हैं, और कोविड-19 को लेकर भी कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं साबित हुई है कि चाइना में किस तरीके से आउटब्रेक हुआ था कोविड-19 का। तो इन सारे G7 ने स्टेटमेंट दिया है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए G7 जो कंट्रीज़ हैं वो अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से G7 कंट्रीज़ में जब US गया, US ने अपनी मीटिंग ली, तो वहाँ पर भी चाइना को काउंटर करने की कोशिश की। और नाटो की जो मीटिंग हुई उसमें जो 30 मेंबर्स हैं उन्होंने हमेशा से, देखो नाटो बना क्यों था, नाटो बना इसलिए था कि रशिया को काउंटर किया जाए। 1945 के बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद में USA और उसके जो अलाइड कंट्रीज़ हैं उनको ये लगा कि रशिया अपनी एग्रेशन पॉलिसी को एक्सटेंड कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने नाटो ग्रुप बनाया। रिवर्स में, काउंटर में जो रशिया है उन्होंने भी वार्सा पैक्ट साइन करवाया। 1991 में जब क्या ख़त्म हो जाता है, रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो तब से नाटो जो है, ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था USA और USSR के बीच में, वो कोल्ड वॉर ख़त्म होता है। तो नाटो जो मेंबर्स मिले तब भी डिस्कस किया गया। नाटो बना किसके लिए था, रशिया को काउंटर करने के लिए, लेकिन अब जब नाटो की मीटिंग हुई तो उसमें डिस्कस किया गया कि चाइना जो एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है उसको किस तरीके से आप रोकोगे, ठीक है, अब। और इसके अलावा EU के साथ में भी जब US ने मीटिंग की तो उसमें भी ये बोला कि हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्रेड, इस एरिया में कोऑपरेशन करने की आवश्यकता है ताकि चाइना को हम अच्छे से compete कर पाएँ। मतलब बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो काम कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। EU के साथ में जब US की मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि हमें एक हाई लेवल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनानी होगी, ये जो काउंसिल है वो इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करेगी। चाइना के ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है, इससे पहले जब क्वेड की मीटिंग हुई उसमें भी जो इंडिया है, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने डिसाइड किया कि हम वैक्सीन को प्रोडक्शन करेंगे और जो कंट्रीज़ हैं उनको हम हेल्प करेंगे, ठीक है। US कांग्रेस ने पास किया कि $250 मिलियन टैक एंड मैन्युफैक्चरिंग बिल, मतलब इतना पैसा खर्च किया जाएगा, ये जो फंड्स हैं उसको सेमीकंडक्टर रिसर्च, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिंग इनिशिएटिव्स में लगाया जाएगा। इन सब के लिए पैसा दिया जा रहा है, ताकि, क्यों दिया जा रहा है पैसा, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो इस तरीके से चाइना को काउंटर करने की नीति पर US ज़्यादा बना हुआ है। और मिस्टर पुतिन के साथ में जो उनकी मीटिंग हुई उसका भी मेन रीज़न ये है कि जो रशिया के जो रिलेशन हैं वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं चाइना के साथ में। जैसे काबुल में, स्पेशली अफ़गानिस्तान वाले रीजन में जो पीस एस्टेब्लिश करने में, उसमें चाइना और रशिया इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कि उस एरिया में जो US है वो तो छोड़ करके जा रहा है, लेकिन हम अब इस तरीके को, इस एरिया को गवर्न करें कि ये एरिया जो है वो उनके जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनको सर्व कर पाए। तो इसी तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है उसमें रशिया के साथ में रिलेशन अगर अच्छे होंगे, तो रशिया के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे तो चाइना को हम रशिया की तरफ से भी काउंटर कर पाएंगे। तो हो सकता है कि, देखो अभी आउटकम्स नहीं निकल करके आए हैं, लेकिन हो सकता है कि इस मीटिंग के जो असली अर्थ हो वो ये ही हो कि चाइना को किस तरीके से काउंटर किया जाए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।